हेलो गाइस, मेरा नाम सम्राट पांडे है। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। सारे चैप्टर्स के लगभग आपको मिल ही जाएंगे। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। उसके लिए टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया जाएगा जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ूंगा पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत ही समझाऊंगा। जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ जाएगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो रट लीजिएगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड? राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ विथ एन एग्जाम्पल। तो चलिए आंसर देखते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो और दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस की। जो नॉन रिएक्टिंग केमिकली सब्सटेंसेस होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे तीन टाइप्स के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला है गैस इन गैस एयर। जो गैस इन गैस एयर होते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, साथ में एग्जांपल भी है, आप देख सकते हैं। दूसरा है लिक्विड इन गैस, जैसे वाटर वेपर बोल सकते हैं। सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन N2 गैस या स्मोक बोल सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एंड O2 डिजॉल्व इन वाटर। बी पॉइंट है लिक्विड इन लिक्विड इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। सी है सॉलिड इन लिक्विड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, सलाइन वाटर हो सकता है। तीसरा सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड इन सॉलिड एमालगम, एग्जाम्पल NaHg सोडियम, Hg मतलब मरकरी होता है। सॉलिड इन सॉलिड ऑर्नामेंट्स, Cu कॉपर बोलते हैं, या Ag विथ Au बोल सकते हैं। कॉपर या Ag के साथ Au हो सकता है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Give an example of solid solution in which the solute is a gas. Solution of hydrogen in palladium and dissolved gases in minerals. ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसको रट सकते हैं या फिर समझ सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो पैलेडियम में, एंड डिजॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मास परसेंटेज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका आता ही है 2 नंबर के क्वेश्चन में। लगभग इसमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब इनमें से दोनों, चारों में से इनमें से कोई भी आ सकता है 2, तो आप चारों को पढ़ लीजिएगा। तो आइए डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट आपको पता है, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में रहते हैं, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, और सॉल्यूशन इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जैसे ज़्यादातर हमें सॉल्वेंट वाटर ही मिलता है। तो आप समझ गए होंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो है। इफ A बी द सॉल्यूट एंड B बी द सॉल्वेंट, देन ये फॉर्मूले हो गए आपके।
इनसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा मोलालिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम मोलालिटी बोलते हैं। मोलालिटी को एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेते हैं। ध्यान रखिएगा मोलालिटी में केजी में लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को। तो ये फॉर्मूला हो गया एम इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू। यहाँ पे एक आपके लिए नोट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोलालिटी इज कंसिडर्ड बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मोलारिटी बिकॉज मोलालिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर सिंस द मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोलालिटी कंसीडर किया जाता है बेटर वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मोलारिटी, यानी मोलारिटी से बेहतर कंसंट्रेशन के टर्म्स में मोलालिटी को लिया जाता है। बिकॉज मोलालिटी जो होता है वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि मोलारिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, मोलारिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान रखिएगा, मोलालिटी में केजी था और मोलारिटी में लीटर है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इन्हीं पॉइंट्स, यही पॉइंट्स ज्यादातर हम गलत कर देते हैं एग्जाम्स में। मोलारिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी के रेशियो को मोलारिटी बोलते हैं। देखिए मोलारिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होता है इनको हम लीटर में लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ देखिए, दिस इज वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आप स्किप कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है इसका। मोलारिटी को आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मोलारिटी और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये स्ट्रेंथ भी बहुत रेयर केस में पूछता है, तो आइए इसका भी नोट देख लेते हैं। मोलारिटी इज द कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन लेबोरेटरी। मोलारिटी को लेबोरेटरी में कंसंट्रेशन करने के लिए बेटर वे माना जाता है। However, it has one disadvantage. It changes with temperature. जैसा हमने ऊपर पढ़ा था मोलारिटी और मोलालिटी के कंपैरिजन के बीच में, कि मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे वेरी नहीं करता, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। जब टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा तो मोलालिटी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मोलारिटी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा या घटेगा ये वेरी कर सकता है। मोलारिटी वेरी करता है, मोलालिटी वेरी नहीं करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्टर्स ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मास परसेंटेज, जो कि चौथा पॉइंट है। सॉरी, थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पेज के दोनों साइड लिख रखा है। 1 साल हो गए ये नोट्स बनाए हुए, तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं दोनों साइड लिखने पे, मुझे पता नहीं था, सॉरी इसके लिए। मास परसेंटेज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोल सकते हैं रेशियो, बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज निकालते हैं, इसका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, आप देख लीजिएगा मास परसेंटेज का। ये न्यूमेरिकल है, ये तो आप लोगों ने बनाया ही होगा, लेकिन एक बार खाली पढ़ के बता देता हूं मैं। न्यूमेरिकल पॉइंट से रिलेटेड है ये।
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास बोल रहा है। इन अ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर सॉल्यूशन, what should be the molarity of such a sample of acid is the density of the solution is 1.504 ग्राम पर लीटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 बाई मास मीन्स डेट 68 ग्राम मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब होता है कि 68 ग्राम मास ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है उसे डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन में। मीन्स सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और नाइट्रिक एसिड का मास 68 ग्राम है। तो मोलर मास ऑफ HNO3, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो 63 ग्राम पर मोल आएगा। तो 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 68/3 इज इक्वल टू 1.079 मोल आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.504 जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। तो मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू 100 बाई 1.504, क्योंकि मास सॉल्यूशन का 100 था तो 100 ऊपर आ जाएगा और डेंसिटी जो दे रखा है 1.504 वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 66.5 ml आ जाएगा। तो मोलारिटी हम निकालेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो इसको हम निकालेंगे तो 16.23 m आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस देखेंगे हम एक दिन में, आप वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं। तो आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required? HCl means hydrochloric acid are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both। यहाँ पे Na2CO3 means सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 means सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, आप सब देख सकते हैं। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चंस भी है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। ये अभी इनसाइड क्वेश्चंस चल रहे हैं। जितने इनसाइड क्वेश्चंस होंगे उसके बाद आउटसाइड क्वेश्चंस होंगे। मैंने इनसाइड आउटसाइड करके नहीं लिखा है, बट पहले इनसाइड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फिर आउटसाइड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी न्यूमेरिकल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, वो भी आपका न्यूमेरिकल ही है। तो आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, क्या रोल प्ले करता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। वाटर और एल्कोहल के सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो क्या रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। एल्कोहल एंड वाटर बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, वाटर और अल्कोहल जो है, इन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने का। तो आगे देखते हैं। ऑन मिक्सिंग द टू अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड H2O मॉलिक्यूल्स, बट दिस इंटरेक्शंस आर वीकर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनका जो इंटरेक्शंस जो होता है वो वीकर होता है एंड लेस एक्सटेंसिव देन दोज इन प्योर H2O, thus they show a positive deviation from ideal behavior. As a result of this,
द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विल हैव हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। मीन्स ये होता है कि जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो अल्कोहल और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि वीक होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये लेस एक्सटेंसिव होते हैं देन प्योर H2O। प्योर H2O से ये कम मतलब स्ट्रांग होते हैं। दे शो अ पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर में। जो आइडियल गैस का बिहेवियर होता है ये इनमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विल हैव हायर वेपर प्रेशर। तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन होते हैं अल्कोहल और वाटर के, हायर वेपर प्रेशर इनके पास हो जाता है एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और हायर वेपर प्रेशर और लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं देन डेट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। जो वाटर एंड अल्कोहल के पास अपने पर्सनल अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर होते हैं, इनके मुकाबले इनके पास हो जाते हैं। देखिए वो जब हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 20 क्वेश्चंस पे आज नहीं जाएंगे, आज हम 12 क्वेश्चंस करके छोड़ देंगे। तो आइए हम 11 नंबर देखते हैं, फिर 12 के आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड्स। जो गैसेस होते हैं वो हमेशा लिक्विड्स में कम सोल्यूबल क्यों होते हैं? एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं किसी सॉल्यूशन का, तो उसमें अगर हम किसी मतलब जो गैसेस होते हैं वो कम सोल्यूबल क्यों हो जाते हैं लिक्विड्स में? जब हम लिक्विड्स में गैसेस को मिलाते हैं तो वो मिक्स नहीं हो पाती जल्दी से। तो ये क्यों होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन गैसेस आर डिजोल्व्ड इन वाटर, जब गैसेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इट इज अकम्पनाइड बाई अ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। जब हम गैसेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हीट एनर्जी का रिलीज करता है। डेट इज, ये आप इतना भी याद रख सकते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप इसका पॉइंट भी जान लीजिए। डेट इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में रिलीजिंग ऑफ हीट होता है और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट होता है। एंडोथर्मिक में हीट की आवश्यकता पड़ती है, इंपॉर्टेंस मतलब हीट जो होता है वो जरूरी होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू ये जो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है, इन्होंने बताया था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है। एंड दस गैसेस बिकम लेस सॉल्युबल इन लिक्विड, और इसलिए गैसेस जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं लिक्विड में। अगर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल जो ये इन्होंने बताया है, अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता तो हो सकता था कि ये मिक्स हो जाए, लिक्विड जो है वो मिक्स हो जाए, लिक्विड में जो गैसेस हैं वो मिक्स हो जाए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जब हम किसी लिक्विड में गैस को मतलब सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं, मतलब मिलाने की कोशिश करते हैं, तो जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उस सॉल्यूशन पे, उसी को हम वो गवर्न किया गया है, मतलब हेनरी लॉ के द्वारा उन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मीन्स ये आप याद कर सकते हैं, ये हेनरी लॉ है, ये जो हो गया ये आपका हेनरी लॉ हो गया। ये
इसको आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ये बता रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस का लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर बता दिया गया कि कुछ टेम्परेचर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका P इज इक्वल टू KHX, के कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ पे P जो है ये पार्शियल प्रेशर होता है, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और जो X होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का इन द सॉल्यूशन, एंड KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, सॉरी मैंने K को यहाँ पे टेम्परेचर बता दिया था, सॉरी, यहाँ पे बताया जा रहा है, इन्होंने बताया है कि X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, X जो है मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्यूशन में, एंड KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट को KH से डिनोट करते हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, ये आपको KH लिख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यहाँ पे हेनरी लॉ के ये एप्लीकेशंस हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस एट solubility of CO2 increases at high pressure। दूसरा पॉइंट, इन द डीप सी डाइविंग में भी ये हेनरी लॉ वर्क करता है। तीसरा है, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड वेयर लो ब्लड O2 causes climbers to become weak and make them unable to think clearly। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ये इनका एप्लीकेशन है कि ये डीप सी डाइविंग में भी कॉज होता है, और एक क्लाइंबर्स मतलब जो आप मान लीजिए किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके में गए और आप यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, ब्लीडिंग भी होती है कभी कभी आपके नाक से। तो ये इनके एप्लीकेशंस हैं हेनरी के। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप देख लीजिए 13 नंबर में भी ये आपका न्यूमेरिकल ही है, ये आप इनको पॉज करके देख सकते हैं। तो 13 क्वेश्चंस आज के लिए हो गए, और हम इसके बाद अब आपका सीधे 14 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इनको पढ़िए, समझिए ध्यान से, नहीं अगर समझ में आता है तो आप रट लीजिए, इसका मतलब आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं कहीं भी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी इम्पोर्टेंट हो, अभी एग्ज़ाम देने वाले हो या बाद में देने वाले हो, सबको इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।